नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। और ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं कर्क लग्न की कुंडली में भू संपत्ति का योग। कैसे जाने किसी व्यक्ति के जीवन में जमीन, जायदाद, मकान आदि का सुख उसको प्राप्त होगा, और सुख प्राप्त होगा तो कितना सुख प्राप्त होगा, किन किन स्थितियों में वह सुख उसको प्राप्त होगा, क्या भू संपत्ति प्राप्त करने के योग किसी व्यक्ति की कुंडली में है अथवा नहीं। यह विश्लेषण चल रहा है सुख प्रकरण के अंतर्गत, और आज हम इसके अंतर्गत भू संपत्ति का योग कर्क लग्न की कुंडली के आधार पर आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण और रोचक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम को। कर्क लग्न की कुंडली। सबसे पहले हम सभी को यह जानना बेहद आवश्यक है कि कर्क लग्न की कुंडली का अर्थ क्या है। कैसे पहचानोगे कि आपकी कुंडली कर्क लग्न की कुंडली है। सबसे पहले अपनी जो जन्म कुंडली है उसमें आप जब देखोगे तो सबसे ऊपर वाला जो खाना होगा, जिसको हम भाव, पहला भाव कहते हैं या जिसको लग्न भाव कहते हैं, वहां पर अगर आपको 4 लिखा हुआ दिखाई दे जाए तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो कुंडली है वह कर्क लग्न की कुंडली है। यह मेरे उन सभी दर्शकों के लिए है जो पहली बार हमारी इस क्लास को देख रहे हैं। और यहां पर क्योंकि मैंने काफी जो वीडियो बनाई हैं उन सभी में जो लग्न क्या होता है, राशि क्या होती है, इसको बहुत ही विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया है। लेकिन साथ साथ में उन सभी के लिए जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो उन सबको ये बताना मेरा कर्तव्य है कि कुंडली के बारे में, कि कर्क लग्न की कुंडली कैसे पहचानोगे आप। तो देखिए यहाँ पर जब भी 4 लिखा दिखे तो वह कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न की कुंडली की जब आपकी पहचान हो जाए कि कर्क लग्न की कुंडली है, उसके अंतर्गत देखना होगा कि कौन तो लग्नेश हैं, कौन द्वितीयेश हैं। तो यहां पर हम समझ लेते हैं कि जब भी कर्क लग्न की कुंडली का विश्लेषण करोगे तो वहां पर लग्नेश चंद्रमा होते हैं, धनेश अर्थात दूसरे भाव के स्वामी, दूसरे भाव के अधिपति या भावपति हम कहेंगे वह सूर्य होते हैं। वहीं तृतीयेश जो होते हैं वह बुध होते हैं, और जो सुखेश अर्थात चतुर्थेश जो होते हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी वह शुक्र होते हैं। वहीं पंचम भाव के स्वामी मंगल होते हैं, षष्ठ भाव के स्वामी गुरु होते हैं, सप्तम भाव के स्वामी शनि होते हैं, और अष्टम भाव के स्वामी भी शनि ही होते हैं। वहीं नवम भाव के स्वामी गुरु होते हैं, और दसम भाव के स्वामी मंगल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर मंगल दसम भाव केंद्राधिपति हो गए और त्रिकोणाधिपति हो गए। तो यहाँ पर मंगल अति योगकारी इस कुंडली के लिए होते हैं। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल अति योगकारी ग्रह कहे जाते हैं। वहीं एकादश भाव अर्थात आय भाव के जो अधिपति वे शुक्र हो जाते हैं। आय भाव को हम पाप भाव भी कहते हैं, तो शुक्र यहाँ पर पाप भाव के भी अधिपति होते हैं, शुक्र भाव के अधिपति भी होते हैं। तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति भी आप देख सकते हो, व्ययेश बुध हो जाते हैं। व्यय भाव के जो अधिपति हैं वह बुध हो जाते हैं इस कुंडली में। अब यहां पर हमको सबसे पहले जानना बेहद ये आवश्यक है कि जो जमीन, जायदाद, भू संपत्ति, मकान आदि के कारक ग्रह माने जाते हैं वह मंगल माने जाते हैं। तो मंगल का कुंडली में विशेष स्थान है। आप देख पा रहे होंगे कि कर्क लग्न की कुंडली में मंगल योग कारक ग्रह होते हैं, और अगर ये योग कारक ग्रह बहुत अच्छे बल में हैं, बहुत अच्छे स्थान पर विराजित हैं, इनको शुभ ग्रह देखते हैं, और ये जो बल आदि में बहुत ही शुभ हैं, अच्छी स्थिति में हैं, तो वहां पर ये उस व्यक्ति को, उस जातक को जिसकी भी कर्क लग्न की कुंडली है, बहुत अच्छे सुख, भू संपत्ति से संबंधित सुख, अच्छी जमीन जायदाद, खेत खलियान, इन सभी का सुख उसको देने वाले होते हैं। तो जमीन जायदाद से संबंधित वह व्यक्ति कार्य भी करे तो वह भी उसके लिए फलदायक होता है। यहां पर हमने मंगल की बात बताई।
अब हम आपको बताते हैं कि यहां पर शुक्र को भी आपको देखना होगा। क्यों? क्योंकि चतुर्थाधिपति शुक्र हैं। जब भी कर्क लग्न की कुंडली में आप सुख भाव को देखोगे तो वहां पर सुखेश जो होते हैं वह यहां पर शुक्र होते हैं, सुखेश शुक्र होते हैं। तो जब भी हम देखेंगे कि कुंडली के अंदर शुक्र की कैसी स्थिति है, अगर शुक्र उच्चस्थ हैं, शुक्र उच्चस्थ हैं, उच्चस्थ कब होंगे? अगर शुक्र यहां पर विराजित हो जाए, नवम भाव में शुक्र विराजित हो जाए तो ये शुक्र उच्चस्थ हो जाएंगे, उच्च हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जब शुक्र उच्चाधिपति हो, शुक्र अपने एकादश भाव में विराजित हो जाए तो कहीं ना कहीं ये अपना भाव हो गया, इनका स्वग्रही हो गई, अपने मित्र के घर में विराजित हो जाए तो ऐसी स्थितियां, ये सभी स्थितियां कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति मानी जाती है। क्योंकि और शुक्र के ऊपर ये अस्त नहीं हो, कोई पाप ग्रह की दृष्टि इनके ऊपर नहीं हो, तो यह स्थिति बहुत ही उत्तम स्थिति मानी जाती है। ऐसे शुक्र कर्क लग्न की कुंडली में बहुत शुभ फलदायक होते हैं। जमीन जायदाद, माता का सुख और सभी प्रकार के वाहन आदि, क्योंकि शुक्र वाहन के भी कारक होते हैं, अर्थात तो उस व्यक्ति के पास में अच्छे वाहन संसाधन होते हैं आने जाने के लिए, बहुत अच्छा उसको वह सुख देने वाले होते हैं। अगर शुक्र की स्थिति कर्क लग्न में अच्छी है तो वही कारक हैं और उस भाव के वाहनों के कारक भी हैं और सुख के कारक भी हैं। सुख के कारक सुख भाव के अधिपति हो जाए तो बहुत अच्छी स्थिति बनती है। लेकिन यहां पर हमको देखना होगा कि इनके साथ साथ में इनकी स्थिति को, जैसे यदि जो शुक्र हैं, अब मैं आगे आपको बताता चलूंगा, आप बड़े ध्यान से इन जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं सुनते रहिए और अपनी अपनी कुंडली में इनका विश्लेषण करते रहिए। देखिए, यदि कर्क लग्न की कुंडली की हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर यहां पर दसम के मंगल हो जाते हैं, अगर मंगल यहां पर दसम भाव में जो चतुर्थाधिपति हैं अर्थात जो शुक्र हैं वह तो चले जाए मंगल के घर में अर्थात दसम भाव में, और मंगल चले जाए शुक्र के घर अर्थात चतुर्थ भाव में यहां पर चले जाए, एक दूसरे स्थान परिवर्तन करने की दसमाधिपति चतुर्थाधिपति के घर में और चतुर्थाधिपति दसमाधिपति के घर में, अर्थात शुक्र दसम भाव में और मंगल चतुर्थ भाव में यदि चले जाएं, और मंगल यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि वह बलवान होने चाहिए, उनका बल अच्छा होना चाहिए, ऐसी स्थिति में उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए और मंगल शुक्र को भी कहीं ना कहीं देखते, तो ऐसी स्थिति मंगल का बलवान होना, मंगल का चतुर्थ भाव में होना और चतुर्थ भाव के अधिपति का दसम भाव में होना एक उत्तम भू संपत्ति का सुख देने वाला होता है। उत्तम भू संपत्ति का अर्थ ऐसा हो गया कि किसी के पास में, अगर हम खेतों की बात करें, जमीन की बात करें, तो किसी के पास में अगर 2 बीघे जमीन है और वहां पर अगर ऐसे योग बड़े अच्छी स्थिति में बने हुए हैं तो आप ये कह सकते हो कि उसके पास में 2 बीघे नहीं 50 बीघे जमीन होगी, कहीं ना कहीं उसको बड़ी संपत्ति का सुख मिलेगा। किसी के पास में 50 मीटर का एक भूखंड है, आप कहोगे बहुत अच्छी स्थिति है, तो इसका अर्थ है कि उसके पास में 100-150 से ऊपर का भूखंड होगा। तो यह स्थिति बताती है जितना इनका बल होगा उतना ही बड़ी भू संपत्ति देने की क्षमता बढ़ जाती है, उतना ही अच्छा मकान देने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर यहां पर हम देखें कि मंगल यहां पर बलवान होने चाहिए क्योंकि योग कारक ग्रह, सबसे पहले कर्क लग्न की कुंडली में मंगल बलवान होने चाहिए, योग कारक ग्रह रहते हैं। वहीं शुक्र भी यहां पर सुखेश हैं, ये इनकी स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए, तो वहां स्थिति कहीं ना कहीं उस जमीन को निकलवाने की हो जाती है, कोई स्थिति खराब वहां पर बन जाती है। मानकर चलिए कि अगर मंगल अस्त अवस्था में चले गए तो वहां पर क्या होगा, क्योंकि वहां पर विकल स्थिति उनकी हो जाएगी मंगल की। अब जब विकल स्थिति उनकी हो जाएगी तो वह सुख किसी कारण से मिल भी गया तो वह ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। किसी को मंगल की कारण जमीन जायदाद का सुख अगर मिल भी गया तो वह सुख वह ज्यादा समय तक नहीं रहेगा और उनकी जमीन किसी भी कारण से उनके हाथ से निकल जाएगी, चाहे वो उसको बेच दें या तो बेच सकते हैं किसी भी तरीके से, और उनको उसके बाद में उसके संबंध में पछतावा अवश्य होता है।
ऐसा नहीं वो खुश होते हैं, उसको बेच दिया, बाद में पछताना होगा कि हाँ हमसे ये गलत काम हो गया। इस तरह की कि हम लॉस में चले गए, ऐसी स्थिति बन जाती है, क्योंकि विकल स्थिति है, यह विकल स्थिति मानी जाती है। एक स्थिति मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हम दूसरे भाव का विश्लेषण करते हैं अचल संपत्ति के लिए, और जब भू संपत्ति की चर्चा करेंगे तो चतुर्थ के साथ साथ में हमें दूसरे भाव का भी विश्लेषण करना होगा। अगर चतुर्थाधिपति, अर्थात यहां पर हम कर्क लग्न की कुंडली में चर्चा कर रहे हैं कि अगर शुक्र कहां पर चले जाए, शुक्र इस भाव में बैठ जाए, लेकिन भाव में बैठना तो ठीक है, इस भाव में बैठ के अच्छी बात है, लेकिन यहां पर अगर पाप ग्रह इनके साथ में आ गए, अगर पाप ग्रह इनके साथ में आ गए, इनके ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो गई, इनके ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो गई, अशुभ ग्रहों का साथ इनको हो गया, इन सभी स्थितियों में यह, या फिर इस स्थिति में हम ये देखें कि ये शत्रु का घर हो गया, अब शत्रु का घर हो गया, पाप युक्त हो जाए और यहां पर बैठे हों, यह स्थिति शुक्र की कर्क लग्न की कुंडली में अच्छी नहीं मानी जाएगी। क्यों? अगर बैठे तो अच्छी बात है, लेकिन ये पाप ग्रह के साथ में बैठे हुए, इसलिए यहां पर यह उस व्यक्ति के जमीन जायदाद का उसको नुकसान करवाएंगे। ये ध्यान दीजिए आप, मैंने देखा है, ये विश्लेषण किया है और निश्चित रूप से यह सफल विश्लेषण है, सटीक है बिल्कुल। शुक्र अगर दूसरे भाव में बैठे हों, उनके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, तब उस स्थिति में यह कहीं ना कहीं, और आप देखिए कि सूर्य के घर में बैठे हैं और शुक्र कौन है, सूर्य और शुक्र में शत्रुता है, तो वहां पर शत्रु के घर में तो हो ही गए, इसलिए यहां पर ये शुभ फलदायक स्थिति में नहीं होंगे। जमीन जायदाद तो दिलवाएंगे, लेकिन उसको रुकने भी नहीं देंगे। जमीन जायदाद अर्थात भू संपत्ति का सुख देंगे, लेकिन वह सुख अत्याधिक सुख नहीं होगा, क्योंकि वहां पर वह उसका क्षय भी कराते, उसका नाश भी करने का कार्य करते हैं। चलिए आगे और मैं आपको समझाता हूं। यहां तक आशा करता हूं आपको जो भी मैं जानकारियां दे रहा हूं आप तक बस सही समझ में आपको पहुंच रही होंगी। देखिए, अगर ये शुक्र यहीं अपने स्वग्रही हो, चतुर्थ भाव में ही बैठे हों, और इनको जो देखते हो शुभ ग्रह, इनको देखते हो, इनको शुभ ग्रह देखते हो, ये चतुर्थाधिपति हैं, इनको शुभ ग्रह देखते हो, तो यहां पर मानकर चलिए कि गुरु बैठे हो, ये शुभ ग्रह हैं, गुरु देख रहे हैं, गुरु की दृष्टि इनके ऊपर है, तो या फिर ये कह सकते हैं कि इनके साथ में शुभ ग्रह हो, इनके साथ में कोई शुभ ग्रह हो, ठीक है ना, इनके साथ में शुभ ग्रह हो, मानकर चलिए चंद्रमा बैठे हो, शुभ ग्रह इनके साथ में हो, तो ऐसी स्थिति जब भी बनेगी शुक्र की, आप देखिए कुल मिलाकर आपको क्या समझना है कि जो चतुर्थाधिपति हैं शुक्र, वह चतुर्थ भाव में ही बैठे हो, उनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या शुभ ग्रह उनके साथ बैठे हो, यह स्थिति शुभ ग्रहों की दृष्टि, शुभ ग्रह उनके साथ में बैठे हो, तो यह विशेष भवन अर्थात एक बहुत सुंदर सुसज्जित मकान का सुख उनको देता है। सुंदर सुसज्जित, जिसमें जो कहते हैं कि आरामदायक भूमि उनको प्राप्त होती है, सुखदायक भूमि उनको प्राप्त होती है, उनको भवन सुखदायक प्राप्त होता है। बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है, ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। जब भी इनकी दशा होगी, साथ में बैठे ग्रह की अंतर्दशा होगी, या इनकी अंतर्दशा होगी और बैठे ग्रह की महादशा होगी, या इनकी दशा और इन पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा होगी, तब उस समय पर यह योग अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। आगे देखिए कि यदि शुक्र, अगर शुक्र को हम कह दें कि शुक्र और गुरु, देखिए यहां मैं आपको, क्योंकि यहां पर गुरु हैं तो एक सूत्र आप यहां से समझिए कि यहां पर शुक्र और गुरु अगर विराजित हो जाए, शुक्र और गुरु विराजित हो जाए, और इनके ऊपर यहां पर मानकर चलिए कि इनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, मानकर चलिए कि बुध यहां पर बैठे,
तो बुध की दृष्टि इनके ऊपर हो जाए, शुभ ग्रह हैं बुध भी, अकेले बैठे हैं तो पाप ग्रह के साथ बैठे हैं तो पापी हो जाते हैं। और किसी पाप ग्रह की इनके ऊपर दृष्टि नहीं होनी चाहिए, जैसे राहु केतु शनि मंगल आदि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो यह स्थिति में उस व्यक्ति के पास में जब भी इस ऐसी स्थिति बने कि शुक्र गुरु यहां पर एकादश भाव में कर्क लग्न की कुंडली में बैठे हुए, तो उस व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति होती है। अनेक घर उसको प्राप्त होते हैं, अनेक मकानों का स्वामी होता है, अनेक भवनों का स्वामी वह होता है। बहुत सुखदायक, क्योंकि यहां पर भाग्य और सुख, भाग्य और सुख दोनों एक साथ होकर लाभ भाव में चले गए। भाग्य भी और सुख भी, भाग्य का स्वामी सुख का स्वामी दोनों एकादश भाव में चले गए हैं, दोनों लाभ के भाव में चले गए हैं। तो बहुत सुंदर स्थिति है, ये बहुत सुंदर स्थिति है। उस व्यक्ति के लिए अनेक प्रकार के मकान, सुसज्जित मकान, उसको ऐशो आरामदायक मकान, कहीं ना कहीं मकानों से लाभ प्राप्त करता है। अगर ऐसा व्यक्ति मकानों का व्यवसाय भी कर ले, अर्थात बहुत सारे बिल्डर्स होते हैं, तो वह भी करे, तो उसको यहां पर आय में बैठे हुए हैं तो आय दिलाने का कार्य करेंगे। चतुर्थ भाव के अधिपति, और क्योंकि चतुर्थ भाव के अधिपति शुक्र हैं यहां पर, वही एकादश भी हैं, वही लाभ भाव के अधिपति भी हैं, और वहीं साथ में अगर भाग्य का भी साथ मिल जाए तो निश्चित रूप से सफलता उनके कदम चूमने वाली स्थिति बन जाती है, बहुत उत्तम स्थिति बनती है। तो यहां पर ये सूत्र उनको विशेष रूप से समझ लेना चाहिए कि अगर किसी की कुंडली में कोई ऐसा योग है, विशेष ध्यान दीजिए कि वहां पर जो अन्य ग्रह हैं, जैसे कि पाप ग्रह, उनकी दृष्टि उनके ऊपर नहीं होनी चाहिए। शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी उतना अच्छा फल। पाप ग्रहों की अगर दृष्टि हो जाती है तो वहां पर आप फल को कम करते जाइए, फल में कमी आएगी। निश्चित रूप से पाप ग्रह अपना फल दिखाएंगे तो वहां पर वह कमी लाएंगे, उनके सुख में कमी लाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सूत्र और समझ लेते हैं। आगे हम देखते हैं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक विशेष सूत्र। देखिए यहां पर आप देखिए, ये वही सब हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की कुंडली में यहां पर अपना प्रभाव अवश्य दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर हमको देखना किसको है, यहां पर देखना है शुक्र को, और यहां पर शुक्र को देखिए, और साथ ही साथ अगर स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट करना है तो शुक्र को यहां पर आपको विशेष रूप से देखना होगा, क्योंकि शुक्र हैं सुखों के कारक और ये चतुर्थेश भी हैं। तो स्थिति यदि हम शुक्र को लेकर चलें तो शुक्र कहां पर विराजित है, 6, 8, 12 में तो नहीं है, अस्त अवस्था में तो नहीं है, अर्थात सूर्य की रश्मियों में तो कहीं विलिप्त नहीं हो रहे हैं, यह देखना होगा। कोई पाप ग्रह की दृष्टि, कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि उनके ऊपर तो नहीं है जिससे कि वह उनको पीड़ित कर रही है। यह सभी स्थिति हमको शुक्र के संदर्भ में देखनी होगी। इसके संदर्भ में शुक्र अगर गुरु के साथ में, शुक्र अगर गुरु के साथ केंद्र में कहीं पर भी विराजित हो जाए, केंद्र में कहीं पर भी विराजित हो जाए, चलिए जैसे मानकर चलते हैं कि शुक्र और गुरु, तो शुक्र और गुरु अगर केंद्र में कहीं पर भी इस भाव में हो या इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में विराजित हो जाएं, विशेष रूप से आपको ध्यान क्या रखना होगा। अब देखिए यहां पर ध्यान क्या रखना होगा कि दसम भाव में जब गुरु के साथ विराजित होंगे तो गुरु यहां पर नीच स्थिति में आ जाएंगे। जब भी कर्क लग्न की कुंडली आप देखोगे, और हमने कह दिया, सूत्र लगा दिया, अब प्रत्येक कुंडली पर एक सूत्र कार्य क्यों नहीं करता, वह इसलिए नहीं करता क्योंकि कहीं पर कोई ग्रह उच्च का होगा और कहीं पर वो ग्रह नीच का हो जाएगा। तब आपको क्या ध्यान देना होगा कि गुरु का नीच भंग अगर यहां पर दसम जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव में शुक्र और गुरु की स्थिति बनी तो वहां पर गुरु नीच के हो जाएंगे। अब गुरु अगर देखिए यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कैसे, शुक्र और गुरु को हमने बताया कि शुक्र और गुरु केंद्र में बैठे हों तो उस व्यक्ति को बहुत सुसज्जित घर का योग होता है, सुसज्जित मकान उसको प्राप्त होता है। अब देखिए, लेकिन केंद्र की बात हुई कि केंद्र में कहीं पर विराजित हो जाए, लेकिन ध्यान दीजिए कि जो गुरु हैं वह कहां पर, वह जहां पर ये
जो सप्तम भाव है जो कि मकर राशि होती है, मकर में नीच के हो जाएंगे। अब जब मकर में नीच के हो जाएंगे तो वहां पर यह नीच हो जाएंगे। अब नीच हो जाएंगे तो सुख में कमी लाएंगे, बढ़ोतरी कहां करेंगे, कमी लाएंगे। तो अब गुरु से संबंधित क्या ध्यान देना होगा कि जो शनि और चंद्रमा है ये एक दूसरे से अगर केंद्र में होते हैं, शनि और चंद्रमा अगर एक दूसरे से केंद्र में हो जाएं, अब जैसे मानकर चलिए यहां पर ये योग बना हुआ है और यहां पर शनि बैठे हुए हैं और यहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, जैसे एक दूसरे से केंद्र में हो गए, केंद्र की स्थिति हो गई। अब केंद्र की स्थिति हो गई तो अब आप यहां देखिए ये जब क्योंकि गुरु क्या होते हैं यहां उच्च के होते हैं, चंद्रमा के घर में, शनि के घर में नीच के हो जाते हैं। तो इसके आधार पर जब उच्च नाथ और नीच नाथ एक दूसरे से केंद्र में होते हैं तो वहां पर नीच भंग हो जाएगा। अब यहां पर ऐसी स्थिति में तो हमको क्या ध्यान देना होगा कि शनि और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में हो, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव एक दूसरे से केंद्र में। और वहीं जो गुरु हैं वह अगर 10वें भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति, सातवें भाव में अगर बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में जो गुरु नीच के हो जाते हैं उनका वहां पर नीच भंग हो जाएगा। ये नीच भंग हो जाएगा तब ये और अच्छा फल देने वाले होंगे, तब वहां पर बुरा फल नहीं मिलेगा, तब और अच्छा फल मिलेगा, अर्थात उसको बहुत अच्छी जमीन जायदाद आदि का मालिक और शुभ फल यहां पर प्रदान करने वाले हो जाते हैं। अब देखिए यदि हम और देखें कि जो यहां पर जो लग्नेश हो जाते हैं वह होते हैं चंद्रमा। इस कुंडली को आप देखोगे कर्क लग्न की कुंडली में तो लग्नेश हो जाते हैं चंद्रमा और शुक्र। हमको चतुर्थेश और लग्नेश को ध्यान में देना है। अगर ये अर्थात अगर हम चंद्रमा और शुक्र को लेकर चलें, ये किसी 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए। विशेष ध्यान दीजिए, 6, 8, 12 में है तो प्रश्न भी मत कीजिए कि ये योग, क्योंकि 6, 8, 12 में उनमें कमी आ जाएगी, वहां वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अगर कोई दुखी है तो वो आपको सुख नहीं दे सकता, वो दुखी है तो अपने दुख के ही जो गाथा है वो आपको सुनाएगा, आपको भी दुखी करेगा। इसलिए 6, 8, 12 में वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में होते हैं तो इसलिए आपको भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये यहां पर केंद्र त्रिकोण में होने चाहिए, नीच स्थिति में नहीं होने चाहिए। शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए केंद्र त्रिकोण में भी। अब मानकर चलिए मैं कह दूं कि चंद्रमा यहां बैठ गए, अब चंद्रमा यहां बैठ गए तो क्या हो गए, नीच हो गए। तो क्या ये शुभ स्थिति है? बिल्कुल नहीं है। बेशक केंद्र है, बेशक त्रिकोण है, लेकिन चंद्रमा तो नीच हो गए, क्योंकि हम जो सूत्र को लेकर चल रहे हैं वहां लग्नेश को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। तो लग्नेश नीच नहीं होने चाहिए, लग्नेश नीच नहीं हो। और ये कहां पर हो कि एक साथ बैठे हो। मानकर चलिए अगर हम यहां पर शुक्र और चंद्रमा को विराजित कर देते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, शुक्र और चंद्रमा यहां पर, ये इनका चंद्रमा के मित्र का घर मीन राशि, शुक्र के यहां पर उच्च के हो जाते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति, आप स्वयं देखिए बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसी स्थिति बनती है और कोई खराब जगह पर ये बैठे हुए नहीं है, आपने देख लिया। ऐसी स्थिति, ये स्थिति बहुत शुभ स्थिति है, ऐसी स्थिति बनती है। और यहां पर ये चतुर्थेश उच्च के भी हो जाते हैं, अब देखिए उच्च के हो जाते हैं। और यहां पर आपको एक बात ध्यान देना होगा कि तृतीय भाव के स्वामी यहां पर बुध है। अगर बुध अपने भाव में बैठ जाएं, देखिए बुध अपने भाव में बैठ जाएं, लेकिन सूत्र वही, बुध अपने भाव में बैठे लेकिन शुक्र अच्छी स्थिति में होने चाहिए इस दशा में भी। यहां पर हम ये भी देख सकते हैं कि शुक्र और मंगल भी एक साथ बैठे हो सकते हैं। शुक्र और मंगल अगर एक साथ बैठे और बुध यहां पर बैठे हुए हो अपने तीसरे भाव में, तब भी अच्छी स्थिति है। और इन चारों भावों में से किसी भी भाव में, अर्थात शनि अगर यहां बैठ जाए तो बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि शनि यहां पर क्या हो जाते हैं, शश योग बना देते हैं, उच्च के हो जाते हैं, बहुत अच्छी स्थिति। यहां ये जो मैंने आपको बताई ये अलग अलग हैं, अच्छी स्थिति हैं। देखिए शनि केंद्र में हो, बुध यहां पर तीसरे भाव में हो, तब भी बड़ी अच्छी स्थिति। लेकिन दोनों को ध्यान में रखते हुए कि शुक्र यहां पर अच्छी स्थिति में होने चाहिए, उच्च के होने चाहिए, तब ये सूत्र कार्य करेगा। वहीं
लग्नेश की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, 6 8 12 में नहीं होने चाहिए, त्रिकोण में हो और कोई भी नीच नहीं होना चाहिए, पाप ग्रहों की दृष्टि इनके ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो यहां आप समझ चुके। तब अब इसका फल क्या होगा? इसका फल यह होगा कि जिसको कहते हैं विलक्षण, बहुत विशेष सुसज्जित भवन उस व्यक्ति को प्राप्त होता है, उसका सुख उसको प्राप्त होता है। छोटा मोटा घर नहीं, बहुत सुंदर बंगलो टाइप उसको मिलेगा, ये सुख देने वाला होगा, बड़े भवन का सुख, राजप्रसाद बोलते हैं, वो सुख उसको प्राप्त होता है। चलिए, यहां आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, अब एक और मैं आपको बताता हूं। कभी आपने देखा होगा किसी व्यक्ति का जो भवन है किसी एक शहर में, पता चला दूसरे शहर में भी है, तीसरे शहर में भी है, चौथे शहर में भी है। कब ऐसी स्थिति होती है? ऐसी स्थिति कब होती है कि जो चतुर्थ भाव है वहां पर, अगर हम कर्क लग्न की कुंडली में देखें तो यहां पर ये चर राशि है। कौन सी राशि होती है? तुला राशि, चर राशि। और इसके साथ ही अगर शुक्र भी चर राशि में बैठे हों, शुक्र भी चर राशि में बैठे हो, मानकर चलिए शुक्र यहां बैठे हैं, चर राशि है, शुक्र यहां बैठे हैं, चर राशि है, शुक्र अगर यहां बैठे हैं तो यह भी चर राशि है, शुक्र और कहां बैठ सकते हैं? शुक्र खुद यहां बैठे हैं तो यह भी चर राशि है। आप समझ गए इस समय चर राशियां। तो अगर कहीं पर भी शुक्र चर राशि में विराजित हैं और कर्क लग्न की कुंडली है, तो आप इस बात को स्पष्ट रूप से देखोगे कि उस व्यक्ति का घर एक स्थान पर नहीं होता, उसको भवनों का सुख, अनेक भवन होंगे, अर्थात अलग अलग शहरों में उसके भवन होंगे। स्थायी रूप से आप ये कहो एक ही जगह का बस के रह गया, नहीं, वो कभी यहां और कभी यहां। तो बड़े बड़े उद्योग पतियों के ऐसे योग होते हैं जिनका एक जगह ठहराव नहीं होता। यहां अभी यहां पर हैं, दिल्ली हैं, तो कल को कैलकाटा है, परसों को वो पहुंचे वॉशिंगटन। तो इस तरह की स्थिति उनकी हो जाती है, अर्थात उनके बहुत सारे मकान होते हैं अलग अलग शहरों में, जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है, अलग अलग शहरों में होता है। विशेष रूप से फिर ध्यान दीजिए, यहां पर इन शुक्र की स्थिति नीच, अस्त या फिर पाप ग्रहों से दूषित नहीं होनी चाहिए। अगर है तो वहां कहीं ना कहीं मकान भी होंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ उसमें समस्याएं भी होंगी, तो ये आपको देखना होगा। अब मैं आगे आपको एक और विशेष यहां पर जानकारी दूंगा, विशेष सूत्र जो आपके लिए विशेष रूप से कार्य करेगा। देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत सटीक है ये सूत्र। कि अगर अभी हमने बताया था कि जो शुक्र हैं वो अगर यहां बैठ जाते हैं तो वह अगर क्या कहते हैं कि जमीन के लिए कहीं ना कहीं नाश करने वाली स्थिति आ जाती है, शत्रु का घर है, लेकिन वे जमीन को प्राप्त भी अवश्य कराते हैं। अगर शुक्र यहां बैठे हुए हैं तो उस भाव से उस जातक को पृथ्वी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, जमीन उसको प्राप्त होगी, जमीन जायदाद का मालिक बनेगा, निश्चित है। ये भी ऐसा नहीं कि उसकी छीन ही जाएगी, उसका नाश ही होगा। पहले वो इकट्ठा करेगा, अपने पराक्रम से वह प्राप्त करेगा, उसके बाद में फिर अगर पाप ग्रहों की दृष्टि है, अगर पाप ग्रहों की दृष्टि है, शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है, यहां दूसरे भाव में पीड़ित हैं, उस स्थिति में उस भू संपत्ति का नाश होगा। लेकिन अगर अच्छी स्थिति में है तो नाश से बच जाएंगे, लाभ देने वाली स्थिति बनेगी और कहीं ना कहीं वह उस व्यक्ति को सुख देने वाली स्थिति बनेगी। और अगर उसका कुछ भूभाग बिका भी तो कुछ उसके पास बच जाएगा। अब हम आपको एक और जानकारी देने वाले हैं कि जैसे मैं प्रत्येक कुंडली में बताता हूं कि किसी के जीवन में बहुत सारी खान का सुख होता है, तो माइंस होती हैं, माइंस का मालिक होता है, वह स्थिति कब बनती है?
जो बहुत बड़ा जमींदार होता है, जमींदार जमीन, बहुत सारी जमीन, प्रॉपर्टी बहुत सारे उसके पास में होते हैं, कब होती है ऐसी स्थिति? ध्यान दीजिए, विशेष स्थिति है ये, ध्यान दीजिए। जब कर्क लग्न की कुंडली की बात कर रहे हैं हम, तो कर्क लग्न की कुंडली में देखिए, आपकी कुंडली में कहीं ऐसा योग तो नहीं है। जब चंद्रमा, ध्यान से सुनिए, जब चंद्रमा, बुध और शुक्र, ध्यान दीजिए, चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु और यहां पर शनि, चंद्रमा, बुध, शुक्र, गुरु और शनि, अगर यह मंगल भी इनके साथ में हो जाए, कौन हो जाए? मंगल भी साथ में हो जाए, ये एक साथ होकर पांचवें भाव में बैठ जाए। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये जहां पर मैंने टिक लगा रखी है, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि, मंगल यहां पर बेहद योगकारी ग्रह होते हैं कर्क लग्न की कुंडली में, और पंचम भाव के अधिपति भी होते हैं। अगर ऐसी स्थिति में ये सभी के सभी ग्रह पंचम भाव में बैठ जाएं, देखिए जैसे कि चंद्रमा, अब आप कहोगे चंद्रमा तो नीच के हो गए। चंद्रमा, अभी मैं आपको बता दूंगा, यहां पर बुध, शुक्र, बुध, शुक्र और कौन है? मंगल, गुरु और शनि के शनि। अब देखिए, अब आप कहोगे चंद्रमा तो वृश्चिक राशि है, यहां पर नीच के हो जाते हैं चंद्रमा, आप सीधे बता दोगे कि चंद्रमा नीच के हो गए, लेकिन देखिए ध्यान से, चंद्रमा नीच के किसके घर में होते हैं? मंगल के घर में। और उच्च के किसके घर में होते हैं? उच्च के शुक्र के घर में होते हैं। तो जब उच्चनाथ और नीचनाथ केंद्र में हो तो नीच भंग हो जाएगा। अब यहां पर पहले ही भाव में है, दोनों एक ही भाव बैठा, तो इसलिए इनका नीच भंग हो गया, तो यहां चंद्रमा का नीच भंग हो जाता है। और ये बहुत उत्तम योग है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी का मालिक बनाता है, बहुत सुंदर योग है। चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि, जब ये सभी पंचम भाव में विराजमान हो, कितने ग्रह हैं? ये 6 ग्रह हैं। अगर ये 6 ग्रह सूर्य को छोड़कर यहां पंचम भाव में विराजमान हो जाएं, तो बहुत शुभ स्थिति है, बहुत शुभ स्थिति, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी उसके पास में होगी, अनेक खानों का मालिक होगा, अनेक प्रकार की जमीन जायदाद उसके पास होगी, बहुत सारी प्रॉपर्टी उसके पास में होती है। इतनी प्रॉपर्टी होती है कि उसको भी ये ध्यान नहीं रहता कि मेरे पास में कितनी संपत्ति कहां कहां है। तो बहुत अच्छा ये सुख है, बहुत ही ज्यादा अच्छा सुखदायक ये योग होता है। चलिए अब मैं आपको एक और योग बताता हूं कि कैसे हम और देख सकते हैं। अगर चंद्रमा, क्योंकि लग्नेश चंद्रमा है, अगर चंद्रमा किसी कुंडली में यहां पर बैठे हो कर्क लग्न की कुंडली में, और जो यहां पर सूर्य है वह एकादश भाव में बैठे हो, और जो शुक्र है वह लग्न में आकर बैठ जाए, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सिंह राशि बनती हो, शुक्र लग्न में बैठे हो, सूर्य दूसरे भाव में बैठे हो, अगर ऐसी स्थिति किसी कुंडली में बनती है तो उस जातक को कहीं ना कहीं गड़े धन की स्थिति पैदा करती है यह स्थिति, और ज्यादा इनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो बहुत अच्छा योग बनेगा। तो अचानक से धन संपत्ति, जमीन के अंदर से धन संपत्ति का यह योग बनता है। जीवन में कभी ना कभी उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ इस प्रकार का लाभ अवश्य होता है। अब इसके साथ में ही हम देखें कि अगर कहीं कोई लॉटरी आदि से या अचानक से बिना किसी पराक्रम के, पराक्रम मात्र इतना कि आपने लॉटरी में या किसी भी आवंटन के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, भागीदारी की, बाकी आपने उसके लिए बहुत अधिक परिश्रम नहीं किया और आपको वह संपत्ति प्राप्त हो जाती है, तो बहुत सारे देखेंगे कि उसका तो कोई अर्थ भी नहीं था लेकिन उसको संपत्ति प्राप्त हो गई। किस आधार पर होती है ये? तो यह मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कब हम देख सकते हैं इस तरह की स्थिति को। देखिए, जब यहां पर जो शुक्र है,
अगर वह चतुर्थ भाव में बैठा है, कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र चतुर्थ भाव में बैठे हैं, या फिर हम ये देखें कि ये शुक्र हैं और गुरु हैं, ये दोनों कहां पर हों, या तो ये यहां बैठे हों शुक्र या यहां बैठे हों, ये देखिए, तब भी यह स्थिति अच्छी बनेगी, लॉटरी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और या फिर शुक्र और गुरु, शुक्र और गुरु 11वें भाव में बैठे हों और सूर्य यहां पर बैठे हों, उच्च के होते हों सूर्य, तब यह बहुत उत्तम योग है, बहुत उत्तम योग है कि उस व्यक्ति को अचानक से लॉटरी के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, लकी ड्रॉ के माध्यम से भू संपत्ति का सुख प्रदान करता है, मकान आदि का सुख प्रदान करता है, भू संपत्ति का सुख प्रदान करता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण कर्क लग्न की कुंडली को ध्यान में रखते हुए योग। आशा करता हूं ये योग आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। लेकिन अगर किसी की कुंडली में 6, 8, 12 में इनसे संबंधित कोई योग बनता है तो आप निश्चित रूप से उनकी शांति कराइए, स्वयं कीजिए, उनके उपाय कीजिए, ताकि उनसे होने वाले दोषों में कमी आए। वह दोष समाप्त नहीं होते लेकिन कमी अवश्य आती है। इसलिए श्रद्धा से, पूरे मन से आप उनको अपने जो भाव हैं उन भाव से उनको अपने जो पूर्व जन्म में किए गए कर्म हैं जिसके कारण से वह दोष है उसके लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए, तो उससे वह आपकी शांति होगी। चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कर्क लग्न की कुंडली से संबंधित, भू संपत्ति से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो यहां पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वह जान सकते हैं। आगे हम लेकर आएंगे सिंह लग्न की कुंडली में भू संपत्ति अर्थात जमीन जायदाद मकान आदि के योग का विश्लेषण किस प्रकार से किया जाएगा, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।